हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनेरा इस पर। मैं हूं देवी सिंह। तो हम इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे थे। इंडियन सोसाइटी का ये जो है हमारा थर्ड लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है। हमें जो है इस लेक्चर में भारतीय समाज और विविधता में एकता, इसको पढ़ना था। हमने भारतीय समाज और उसकी विशेषता पिछले 2 लेक्चर में हमने देखा था। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस का जो फर्स्ट पेपर है ये उसका हिस्सा है। सोसाइटी ये मेरे हिस्से आता है। सोसाइटी मैं पढ़ाता हूँ, अर्थात देवी सिंह। तो आपको मैं बता दूं कि भाई भटनेर आईएएस का हमारा ऐप है, ये आप देख पा रहे होंगे। एक मिनट, ये ऐप है हमारा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लेंगे। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, सारा सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। इस ऐप में जो कोर्स हैं वो करीब आप इस कोर्स को देखेंगे तो इसमें से जो है ऑप्शनल के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और बहुत सारे कोर्स हैं। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है ये पीएमआई प्रोग्राम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इस पीएमआई प्रोग्राम के अंतर्गत जो अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है वो प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी फीस 6000 है और ये इस समय अभी ऑफर चल रहा है। तो मैं कहूंगा कि जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लें। कोई बच्चे को किसी प्रकार का अगर इस चैप्टर में या किसी प्रकार से कोई इशू है तो 9555031427 ये नंबर है। अगेन मैं इसे रिपीट करता हूँ, 9555031427, 9555031427 ये नंबर है। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और कोई डाउट हो या जो हम आंसर राइटिंग करवाएंगे वो सारा सब कुछ आपको जो है मेल में आप कर सकेंगे या व्हाट्सएप पे कर सकेंगे। कोई भी बच्चा हमसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम आपको जो है 24/7 उपलब्ध भी रहते हैं। ओके, चलो अब आज का जो हमारा जो है ये टॉपिक है, यानी भारतीय समाज और विविधता में एकता। भारतीय समाज, विविधता में एकता। विविधता में एकता। विविधता में एकता। तो भारतीय समाज और विविधता में एकता, ये हमारी जो है सब हेडिंग है। भारतीय समाज की सर्वाधिक अद्वितीय विशेषता यहाँ विविधता में एकता का पाया जाना है। अर्थात साधारण शब्दों में कहें कि यहाँ पर भारत में जातिगत, धार्मिक, भाषाई, भौगोलिक, सांस्कृतिक, अब देखेंगे कि भारत में कई प्रकार की विविधताएं हैं। जातिगत के साथ साथ आप जो है धार्मिक, यहाँ भांति भांति प्रकार के जो है लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग जो है भाषा बोलने वाले, भाषाई और भौगोलिक एवं सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक ये जो है विविधता के बावजूद, इतनी ये सभी विविधताएं हैं, ठीक है। नस्ल के आधार पर नस्ली विविधता भी है। तो भाई जातिगत, धार्मिक, भाषाई, भौगोलिक, सांस्कृतिक और नस्ल के आधार पर विविधता के बावजूद भारतीय समाज में एक अद्भुत एकता और समन्वय देखा जाता है। इतनी विविधता के बावजूद हमारी सोसाइटी में आप देखेंगे कि एकता की भावना, एकता, समन्वयता और इसके साथ साथ जो टॉलरेंस, सहिष्णु, हमारा समाज सहिष्णु भी है, सहिष्णुता ये देखा जाता है।
और यही वजह है कि लंबे ऐतिहासिक विकास, तीव्र सामाजिक रूपांतरण, बहुत सारे प्रतिघात के बावजूद भी भारतीय समाज की आधारभूत विशेषता आज भी जो है अशून्य बनी हुई है, आज भी अशून्य बनी हुई है। इसमें विविधता का मतलब क्या है? मैंने आपको यहां पे बताया कि भाई जो जातिगत विविधता है हमारे देश में, धार्मिक विविधता है, भाषाई विविधता है, भौगोलिक विविधता है, सांस्कृतिक आधार पर नस्ली विविधता है, फिर भी हम एक हैं। तो विविधता क्या है? देखो, समानता या विविधता का मतलब जो है असमानता या विभिन्नता से है। जरा समझना, एक से अलग होना। मान लो कि मैं भौगोलिक आधार पर उत्तर प्रदेश में आता हूं, मैं भौगोलिक उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो कोई व्यक्ति जो है अंडमान निकोबार आइलैंड से आता है, कोई उधर मणिपुर से आता है, तो यह भौगोलिक विविधता है, यह भौगोलिक असमानता है, विभिन्नता है। कोई व्यक्ति जो है, मैं हिंदी भाषा बोलता हूं, कोई व्यक्ति तमिल बोलता है, कोई व्यक्ति जो है असमिया बोलता है, यह भी जो है भाषाई विविधता है। मैं राजपूतात से आता हूं, कोई व्यक्ति ब्राह्मण से है, कोई व्यक्ति वैश्य है, या कोई दूसरे कास्ट से आता है, ये जातिगत भिन्नता है, ये जातिगत विविधता है। इसी तरह हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर कुछ अलग है, हमारे पड़ोसी का कल्चर हो सकता है कुछ अलग है, या हम किसी दूसरे नस्ल से आते हों और हमारा जो पड़ोसी है वो दूसरे नस्ल से आता हो, ये भी विविधता है। तो विविधता का मतलब यहां असमानता या विभिन्नता से है। यह मात्र विभिन्नता या असमानता से कहीं अधिक सामूहिक विभिन्नता या असमानता के तौर पे इसको परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात कि ऐसी असमानता जिससे एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के लोगों से अलग किया जा सके। किसी भी, कोई भी आधार हो सकता है, जातिगत आधार हो सकता है, धार्मिक आधार हो सकता है, भाषाई, भौगोलिक, सांस्कृतिक और नस्ली आधार कुछ भी हो सकता है, बशर्ते वो जो क्या है कि एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब भाई यह असमानता किसी भी तरह की हो सकती है, ये डिफरेंशिएट किसी प्रकार के हो सकते हैं। मनुष्य जो है सामाजिक और जैविक तौर से एक दूसरे से अलग होता है, और इस जैविक और सामाजिक तौर से अलगाव जो है ये विभेदन कहलाता है। लेकिन अगर विभेदन को आधार बनाया जाए तो उसकी असमानता का, तो फिर वह जो है उसे आप ये कहा जाएगा कि ये असमानता है। तो भाई जैसे कि मैंने कहा कि ऐसी असमानता जिससे एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के लोगों से अलग किया जा सके, वो कोई भी आधार हो सकता है। अब जैसे कि जैविकी आधार भी हो सकता है, बायोलॉजिकल तरीके से भी जो है मनुष्य जो है जैसे महिला पुरुष से अलग होती है। धार्मिक आधार, भाषाई आधार कुछ भी हो सकता है। जैविक असमानता के कारण हमें जो है, हमें में प्रजातीय अंतर भी पाए जाते हैं, और उसी प्रकार धार्मिक असमानता के आधार पर हमें में जो है धार्मिक विविधता है। और यह बात ध्यान देने वाली है कि विविधता सामूहिक असमानता की ओर संकेत करती है। जो विविधता है वो सामूहिक असमानता की ओर क्या करती है भी, संकेत करती है। और इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि विविधता शब्द जो है एक रूपता के प्रतिकूल है। एक रूपता का अर्थ किसी विशेष प्रकार की समरूपता से है, जो कि संपूर्ण समूह की विशेषता होती है। जब सभी व्यक्तियों में कोई चीज सामान्य हो जाती है, तब हमें उसे एक रूपता दर्शाने वाली कहते हैं। एक रूपता भी जो है विविधता के समान ही है, और एक सामूहिक संकल्पना है जब व्यक्तियों का एक समूह समान जो है विशेषताओं से युक्त हो, चाहे वह भाषा हो, धर्म हो या किसी और आधार पर हो। वह उस संदर्भ में एक रूपता का परिचायक है। परंतु जब हमारे बीच व्यक्तियों के ऐसे समूहों को जो अलग अलग प्रजातियों, धर्मों, संस्कृतियों से जुड़े हों, तब वे विविधता का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इस प्रकार भारतीय समाज एक विरोधाभासी प्रकृति लिए हुए है, जहां बहुलता के साथ साथ समन्वय भी पाया जाता है। अब देखो अगला है, ये भी जानना जरूरी है कि एकता क्या है। ये भी तो पता होना चाहिए। एकता, अच्छा, सही मायने में अगर मुझसे आप पूछो तो मैं तो कहूंगा कि भाई हम
एकता, जो यूनिटी है, वो एक ही बात, एक ही टाइम पर होते हैं। जब पाकिस्तान के साथ हमारा मैच चल रहा होता है तभी हम जो है एक यूनाइट फील करते हैं। नहीं कोई जो है गोरखालैंड की मांग करता है, तो कोई नागालैंड की मांग, अलग देश की मांग करता है, तो कोई कुछ और मांग करता है। साउथ वाले देश भी जो है स्टेट भी अलग देश की मांग करते हैं, तो इसे एकता तो नहीं ही कहोगे। अब जैसे हम राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में अग्रसर हैं, क्योंकि राष्ट्र के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं उनमें से एक एकता भी होती है। हम राज्य तो हैं और एक सॉवरेन स्टेट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एकता ना होने के चलते हम राष्ट्र नहीं है, बल्कि राष्ट्र की प्रक्रिया में, बनने की प्रक्रिया में जो है हम चल रहे हैं, प्रोसेस्ड है। सो एकता का मतलब क्या है? एकता का मतलब निकटतापूर्ण संबंध है। निकटतापूर्ण संबंध का मतलब क्या है? कि एकीकरण, हम की भावना के पाए जाने से है, हम की भावना का होना। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा संविधान ही एकता से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग, है ना। तो यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। क्या है जो एकता है? यह सामाजिक और ये मनोवैज्ञानिक स्थिति है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है। यह एक होने की भावना, यानी हम एक हैं, इसको व्यक्त करती है। अब यह उस कड़ी का पर्याय है जो समाज के सदस्यों को एक साथ जोड़कर रखती है। अब हम एक हैं तो भाई ये वैसी कड़ी है जो समाज के जो सदस्य हैं उनको एक साथ लेके आना है, एक साथ जोड़ के रखना है। अब देखोगे कि एकता और एक रूपता में डिफरेंसेस है, अंतर है। एक रूपता में पहले से ही यह मान लिया जाता है कि समानता होगी ही। देखो, एक रूपता, एक ही रूप, जरा समझना। आप सोचते होंगे कि भाई एक रूपता और एकता ये एक ही चीज है। नहीं सर, ये अलग अलग है। जो एक रूपता है कि पहले से मान लिया जाता है कि वो एक ही रूप की होगी, इसमें समानता होगी ही, परंतु एकता में ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार एक रूपता एकता पर आधारित भी हो सकती है और नहीं भी। इसी प्रकार एकता का जन्म जो है एक रूपता से हो सकता है, एकता का जन्म है वो एक रूपता से हो सकता है। तो आपने एकता को भी जाना कि भाई ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। हम की भावना का होना ये एकता कहलाता है। अब ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में विविधता में एकता की क्या स्थिति है, ये जानने योग्य बात है। यानी ऐतिहासिक दृष्टि से एक सब हेडिंग है हमारा, ऐतिहासिक दृष्टि से ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में विविधता में एकता की स्थिति। भारत में विविधता में क्या भाई? विविधता में एकता की स्थिति, विविधता में एकता की, विविधता में एकता की स्थिति। देखो भाई, भारतीय समाज की विविधता और विभिन्नताओं में पाई जाने वाली एकता ऐतिहासिक विरासत की देन है। मतलब कि भाई जो हमारी समाज में जो विभिन्नता में जो पाई जाने वाली एकता है, ये कोई आज नहीं अचानक से हो गई, यह ऐतिहासिक विरासत की देन है। ये बहुत लंबा हमारा ऐतिहासिक विरासत है। प्राचीन भारतीय समाज से ही यहाँ धार्मिक, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, प्रजातीय, ये सभी बहुलता देखी गई है। यहाँ अनेक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन भी आए हैं, परंतु भारतीय संस्कृति की आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति ने भारत में एक सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर का विकास किया है। यहाँ आर्य और द्रविड़ एक साथ रहे। आर्य द्रविड़ियन आप जानते भी हैं। हिंदू और मुसलमान सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक दूसरे के समीप रहे। बाद में ईसाई भी इन दोनों के संपर्क में आए और वहीं वर्तमान में भारतीय समाज में जो है कुछ और धर्म, जैसे बुद्ध हो गया, पारसी हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया,
ये एक सहभागी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। सभी धर्मों के एक दूसरे के साथ रोटी बेटी के संबंध रहे। हालांकि आज ये संबंध अगर आपको कुछ थोड़ी सी कमजोर नजर आए तो ये कई बार ऐसा देखने को मिला है। आपने कुछ सालों से देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो एक हॉस्टाइल बिहेवियर दो धर्मों के बीच कहीं ना कहीं उपज रहा है। अभी आप देखिए जो ये राजस्थान की उदयपुर की घटना हुई है, ये जो नृशंस हत्या हुई है, जितनी भी इसकी आलोचना की जाए उतनी कम है। और ऐसे हत्यारों को जो संविधान सम्मत जो भी सजा हो वो मिलनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हम सिर्फ इसी बात में रह जाएं यह उचित नहीं है। मैंने परसों की क्लास में भी बताया था कि इस आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना। तो भाई जो कारण है, जो जड़ है, अगर जड़ में जो समस्या है अगर उसका इलाज किया जाए तो शायद जो है ये पेड़, ये जो पेड़ में फफूंद लगा है ये ऐसा नहीं होता। संभावना हो सकती है, व्यक्त की जा सकती है कि कहा जाता है कि उन लोगों ने जिन्हें हत्या करी कन्हैया लाल जी की, उनने कहा कि भाई जो नुपुर शर्मा का समर्थन के चलते जो है हत्या कर दी। तो ये कहीं से जस्टिफाई उनकी हत्या को नहीं ठहराया जाता। लेकिन एक बात सोचने वाली भी तो है कि भाई अगर जो है नुपुर शर्मा ने अगर जो है लोगों की भावनाओं को भड़काया, जो आपको पता है कि एल्ट के फाउंडर हैं, एक न्यूज वो है फैक्ट चेकर है, और उसके फाउंडर जुबैर, उनको जो है अभी रिसेंटली 2018 के एक ट्वीट पर जो है जेल हुआ है। नुपुर शर्मा के केस में भारत सरकार को बकायदे जो है एक तरीके से माफी मांगनी पड़ी बाहर के देशों से, और फिर भी आज तक किसी प्रकार से कोई एक्शन भारत सरकार ने नहीं लिया है, बस पल्ला झाड़ दिया है। क्या इससे हम जो एक समरस संस्कृति है इसका निर्माण कर पाएंगे, या इससे हॉस्टाइल बिहेवियर पनपेगा? जी सर, इससे हॉस्टाइल बिहेवियर पनपेगा। और ये कुछ सालों से देखने को ये मिला है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में अत्यधिक विभिन्नता में भी निरंतर एकता पाई जाती रही है। और ये विभिन्नता विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं से संपन्न जातिगत धार्मिक भाषाई समूहों में देखी जाती है, जिनके भिन्न भिन्न धार्मिक कृत्य संस्कार नियम रीति रिवाज हैं। इन सभी विविधताओं को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य राजनीतिक स्तर पर भी हुआ है। सम्राट अशोक की जो है धम्म नीति इसका परिचायक थी। उन्होंने सांस्कृतिक धार्मिक सामंजस्य और प्रशासनिक कुशलता प्रदान करके भारत में एकता लाने का प्रयास किया। और इसी प्रकार मुगल बादशाह अकबर ने दीन इलाही के नाम से, अब देखोगे कि सम्राट अशोक हों या फिर अकबर हों, तो उन्होंने जो है दीन इलाही के नाम से एक नई धार्मिक संहिता का प्रचलन में लाया था, जो कि सुलह कुल की धारणा थी, सुलह कुल की नीति पर आधारित थी। और ये विभिन्न धर्मों की मूल्य मान्यताओं पर आधारित एक मानवीय धार्मिक संहिता थी, जो कि भारत में हिंदू मुस्लिम समाज की जीवन शैली और सांस्कृतिक विशेषता इतने समरूपी हो गए थे कि इस आधार पर इनका जो विभेद नहीं किया जा सकता था। और इसी क्रम में अनेक साहित्यिक, कलात्मक, बुद्धिजीवियों और समाज सुधारकों ने जो है हिंदू मुस्लिम एकता, विभिन्न धर्मों में सद्भाव, शांतिपूर्ण सहस्तित्व की भावना का विकास किया। कबीर हो, नानक हो, निजामुद्दीन चिश्ती हो, सूरदास हो, मीराबाई हो, इन्होंने जो है भारतीय समाज को एकबद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, इनके आगमन व विकास ने जो है भारत में मिश्रित संस्कृति का विकास किया। इसे न केवल एक विशिष्ट जीवन शैली के तौर पे देखा जा सकता है, बल्कि स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत पर भी जो है इस विविधता का प्रभाव देखने को मिला। प्राचीन काल से ही अनेक देशों से यहाँ लोग आते रहे, बसते रहे। विभिन्न जो है नृजाति समूह, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे नृजातियों की रेसेस की बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो है नृजाति समूह, जैसे कि ईरानी लोग आए, ग्रीक आए, कुषाण आए, शक आए,
हूण आए, अरब आए, तुर्क आए, मुगल आए, यूरोपियन आए, लेकिन इस भारत के कल्चर ने सभी को अपना लिया और आकर वो यहीं बस गए और यहां के स्थानीय निवासियों के साथ वो घुल मिल भी गए। तो अन्य संस्कृति के लोग भी जो है अपने सांस्कृतिक गुणों, जो उनके सांस्कृतिक गुण हैं, चिंतन और विचारों के साथ आए थे, जो यहां की संस्कृति के साथ समायोजित हो गए। और इस पृष्ठभूमि में भारत की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भारत का अतीत जो कि सांस्कृतिक भिन्नता और महानता में इतना भरपूर रहा है कि उसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, अन्य सभी भारतीयों के पूर्वजों का प्रमुख योगदान रहा है। हालांकि उनकी ये कही हुई बात कुछ जो कट्टर दक्षिणपंथी हैं उनको ये नहीं पचती है। और आपने सुना होगा कि कई बार कि अभी तक एक ट्रेंड था, मैंने देखा 6 सालों तक ट्रेंड था, अगर कुछ हुआ तो गलती नेहरू की थी। अब ये ट्रेंड बदल रहा है, अब ये ट्रेंड हिंदू मुस्लिम में जो है सेट हो रहा है। पहले ट्रेंड ये था कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो सारी गलती किसकी, नेहरू की है, नेहरू पे डाल दिया जाता था। एक्चुअल में उनकी नीतियां, उनकी पॉलिसी कट्टर दक्षिणपंथियों को वो पचा ही नहीं पा रहे थे। तो हम देखो, एकता, हम किसी भी पार्टी लाइंस किसी से संबंधित नहीं है, हम एज अ एजुकेटर, एज अ मेंटर के नाते ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। अब भारत में जो है विविधता के कुछ अलग अलग रूप हैं। हम देखते हैं कि भारत में जो विविधता के रूप की बात करें, भारत में जो विविधता के रूप, अब भाई इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जो हैं विविधताएं पाई जाती हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण भी है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है हम भौगोलिक विविधता की बात करेंगे। क्या है? भौगोलिक विविधता, जो मैंने अभी आपको एक शॉर्ट में लिखा था, यहां पर थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। भौगोलिक विविधता आपको याद है, देखो यहां पर याद होगा, मैंने ये लिखा था यहां पर कि ये हमारी भौगोलिक विविधता भी है। तो अब इनको थोड़ा थोड़ा हम क्या कर लेते हैं कि पढ़ लेते हैं। भारतीय समाज को विशिष्ट रूप देने में इसके भौगोलिक विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखोगे कि एक भारत का एक बार नक्शा बनाओ और फिर आपको आइडिया लगेगा कि हमारी भौगोलिक विविधता, जो ज्योग्राफिकल टेरेन है, उसमें कितनी डाइवर्सिटी है। नॉर्थ में ठंडा प्रदेश है, जो कि हिमालय से हिमच्छादित चोटियों से लेकर के यहां एकदम ठंडा है, हिमालय ने ढक रखा है। वहीं दक्षिण में आप आओगे उत्तर से तो उष्ण कटिबंधीय जो सघन वन है, खूब दबा के गर्मी है, मतलब जो उष्ण कटिबंधीय वनों तक ये विस्तृत है। वहीं पूरब में आप चलें तो यहां पर जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, तो उर्वर ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर के पश्चिम में जो थार के मरुस्थल तक, जो ये थार का मरुस्थल है, तो थार के मरुस्थल तक करीब 32,87,269 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हिमालय से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा इसकी उत्पत्ति हुई, जिसने भारत में विविध संस्कृतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में आर्य सभ्यता के विकास में जो है हिमालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और गंगा का मैदान, रेगिस्तान का मध्य क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत उपमहाद्वीप के जो है मुख्य भौगोलिक और सांस्कृतिक भाग हैं। हिंदू कुश श्रृंखला उत्तरी अफगानिस्तान तक है और काबुल तक फैली हुई है। इसी मार्ग से अनेक विदेशी भारत आए और यहां अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का विकास किया। भारतीय प्रायद्वीप में कन्याकुमारी, मालाबार, कोरोमंडल समुद्र तटों को जो है शामिल किया गया और इन समुद्र तटों के पास अनेक प्रकृति जो है मतलब प्रकृति प्रदत्त सुविधाएं हैं। प्राचीन में टाइम में आप देखोगे कि जो भारत का जो वेस्टर्न एरिया है, तो इस पश्चिम में जो है कोचीन, गोवा और मुंबई है, जिसने समुद्री जहाजों को सुरक्षा प्राप्त होती है। वहीं भारतीय प्रायद्वीप के द्वारा समुद्र तटों के दोनों तरफ आप देखोगे कि पूरब की तरफ भी और पश्चिम की तरफ भी
अन्य राज्यों से समुद्रवर्ती व्यापार में विकास में मदद मिलती है। और भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसकी मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट और से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। ये ज्योग्राफी में जो है, ज्योग्राफी वाली मैम पढ़ाएंगी आपको, इसकी लोकेशन का क्या कैसे है, जितना जरूरी था वो मैंने आपको बता दी। विषुवत रेखा से निकटता के चलते यहां पर जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। साथ ही यहाँ मरुस्थलीय पर्वतीय जो है समुद्र तटीय जलवायु भी अपना विशेष प्रभाव छोड़ती है। और इस प्रकार इस भौगोलिक और जलवायु संबंधी विभेदों के होते हुए भी भारत में संस्कृति जो है इसकी समरूपता विकसित हुई। तो आपने देखा कि भाई भारत में जो भौगोलिक विविधता है वो कैसी है। अब हम आते हैं प्रजातीय विविधता पे। प्रजातीय विविधता, प्रजातीय विविधता। चलो भाई, प्रजातीय दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत एक बहुलवादी समाज है। प्रजाति जो रेस ऐसे व्यक्तियों का समूह है, पता भी तो होना चाहिए कि ये प्रजाति है क्या, जो रेस, इसको इंग्लिश में रेस बोलते हैं। तो रेस ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो पृथक, विशिष्ट, जैविकी अथवा शारीरिक विशेषताओं से संपन्न होते हैं, जिनमें त्वचा का रंग भी शामिल होता है, नाक का आकार, नाक चपटी है, नाक फैली है, नाक चौड़ी है, बालों के प्रकार, कुछ स्थायी शारीरिक विशेषताएं मौजूद होती हैं। आप देखो तो आप अफ्रीकन्स के बाल देखोगे, इंडियंस के बाल देखोगे, खास करके अभी मैं बात करूंगा इसमें। और आप एक ओवरऑल अलग अलग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर पाओ। ब्रिटिश के बाल देखोगे तो बच्चा वहां पैदा होते ही उसके बाल बूढ़े से लगते हैं, और लगता है कि जो अफ्रीकन्स के बाल हैं, लग रहा है कि कई हजार हाथी उनके बालों को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। मतलब उनके बाल इतने इतने से हो करके, पर पता ही नहीं चलता है। मेरे एक दोस्त था मेरे साथ यूनिवर्सिटी में, जो है वो वही अफ्रीका से थे, अफ्रीका में किसी कंट्री से आते थे, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो मैंने वो कभी हम पूछते थे उनसे कि बाल वाल कटाते हो क्या, तो बोले नहीं। हमने उनके साथ 3-4 साल बिताए और उनके बाल इतने से बड़े नहीं मैं होते हुए देखा। और हमारे यहाँ अगर जो बच्चा उत्तर भारत और उत्तर भारत खासकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होगा, और कोई बच्चा मध्य प्रदेश की अगर वो जंगलों की झाड़ियां देखी होंगी, तो अफ्रीकन्स के जो बाल होते हैं, वो जो झाड़ी होती है ना, वो झाड़ी की तरह जो है एक दूसरे पर मतलब वहीं गुथे हुए होते हैं। तो यही तो रेस है। ऐसे देखो, ये असमानता क्रिएट करने के लिए मैं बता रहा हूं, ये मैं डिस्क्लेमर देता हूं कि इसको अदरवाइज व्यक्ति ना लें। आजकल जो है सब कुछ बोलना पड़ता है बड़ा सोच समझ करके, कि पता चले कि सर मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं सर, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बस मैं एक डिफरेंशिएट जो आपको बता रहा हूं कि आप समझ सके कि रेस क्या है, प्रजाति क्या है, प्रजाति विविधता क्या है। इसी वजह से मैं जो है एक डिफरेंशिएट क्रिएट करके बताया। तो भाई ये ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो पृथक, विशिष्ट, जैविकी और शारीरिक विशेषताओं से संपन्न होते हैं, जिसमें त्वचा का रंग, ठीक है, नाक का रंग। त्वचा का रंग बहुत हद तक रेस से तो ये संबंध रखता ही है, साथ ही इसके ज्योग्राफिकल टेरेन से भी जो है संबंध रखता है। एक उदाहरण के तौर पे समझो कि आप जितने भी ठंडे प्रदेशों में देखे जाओगे तो लोग गोरे चित्ते मिलेंगे, लेकिन फिर एक बार वहीं अफ्रीका में चलते हैं, तो जब आप वहां पे चल जाओगे तो आप देख सकते हैं कि उनका जो कलर है वो डार्क होता है। तो ये ज्योग्राफिकल भी देखो, रेस का तो नो डाउट उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक ज्योग्राफिकल भी ये इसमें से मैटर करता है। नाक का आकार, बालों के प्रकार, कुछ शारीरिक जो स्थायी विशेषताएं हैं। अब भारत के लोगों को
7 प्रजाति समूहों में बांटा जाता है। 7 प्रजातियां, मतलब जो हमारी रेसेस है भारत में लगभग लगभग 7 प्रजाति समूह है। तो कौन कौन सी भाई 7 प्रजाति समूह है इसमें बताना पड़ेगा। चलो सबसे पहले चलते हैं हम कहां, लिख ले, लिखो नंबर 1 तुर्क ईरानी। तुर्क ईरानी, तुर्क ईरानी। फिर दूसरा है भारतीय आर्य, भारतीय आर्य। तीसरा है भाई शक द्रविड़, ये रेस है ध्यान रखना, ये पूछा जाता है ध्यान रखना। चौथा है आपका आर्य द्रविड़, आर्य द्रविड़। पांचवा है आपका मंगोल द्रविड़, मंगोल द्रविड़। आपका छठा है मंगोलाव, जो है सॉरी मंगोलाव है ये, मंगोलाव। सातवां है आपका द्रविड़, द्रविड़। तो इन 7 प्रजाति समूहों को कम करके 3 मूल समूहों भारतीय आर्य मंगोल द्रविड़ में बांटा जा सकता है। मतलब ये जो 7 प्रजाति जो मैंने समूहों को बांट के दिखाया, तो इनको जो है इन समूहों को कम करके हम 3 समूहों में प्रायः बांट के देख सकते हैं। एक भारतीय आर्य, वो बड़ा बड़ा हम जैसे, एक हो गया भाई भारतीय आर्य, दूसरे हो गए मंगोल, मंगोल, और तीसरे हो गए द्रविड़, तीसरे हो गए द्रविड़। अब आप ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास करिएगा कि आप मंगोल हैं, द्रविड़ हैं, भारतीय आर्य हैं, नेग्रीटो हैं, क्या है। मैं करेक्टर बताऊंगा, आप कोशिश करिएगा कि आप हैं कौन, ठीक है। तो इस प्रकार भारत में पाए जाने वाले जो प्रमुख जो प्रजातियों में उनकी विशेषता कुछ थोड़ा से देख लेते हैं। चलो नंबर 1 हम करते हैं निग्रीटो, यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। निग्रीटो, जो ये निग्रीटो है ना, मैं शरीर की बनावट बनावट बताऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से देखना। ये काले रंग वाले प्रजाति समूह के लोग हैं, काले रंग वाले, डार्क। जो बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा तो एक 12th में इंग्लिश में जो है एक लेसन हुआ करता था इसी निग्रीटो से संबंधित। तो निग्रीटो काले रंग वाले जो है प्रजाति समूह के लोग हैं, और ये जो है ना अफ्रीका में, अभी मैंने आपको बताया ना, तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनके चमड़े का रंग काफी डार्क, काला डार्क होता है, बाल घुंघराले होते हैं और होंठ मोटे होते हैं। आप अफ्रीकन का होंठ देखिएगा एकदम मोटा होता है। और दक्षिण भारत में पाए जाने वाले कादार, अब भारत में हमें देखना है ना, तो भाई दक्षिण भारत में आप देखोगे कि जो पाए जाते हैं कादार, इरूला, इरूला और पनियन, पनियन, वो इसी प्रजाति नेग्रीटो से आते हैं। कुछ जनजातियां पाई जाती हैं जिनमें नेग्रीटो जैसी विशिष्ट कुछ लक्षण होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगला नंबर, निग्रीटो आप जान गए कि हल्के, मतलब हल्के क्या कि डार्क काले रंग के अफ्रीकी निवासी अफ्रीका में पाए जाते हैं। पर भारत में जो कादार, इरूला और पनियन जो दक्षिण भारत में है, ये इसी समूह से आते हैं, ठीक है। अब प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, ये जो प्रजाति है यह नृजातीय समूह है जिसमें से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी और दक्षिण एशिया और प्रशांत द्वीपों के अन्य लोग शामिल हैं। मतलब कि इसमें ऑस्ट्रेलिया के,
साथ में जो दक्षिण एशिया है, साउथ एशिया के, जो इसमें से प्रशांत द्वीप है, वहां के कुछ जो है निवासी शामिल हैं। इन समूह के प्रतिनिधियों में जापान के जो आइनू, जापान में आप देखेंगे जापान के आइनू, श्रीलंका के बेड्डा और मलेशिया के सकाई, लिख देता हूं है ना, श्रीलंका के बेड्डा और मलेशिया के सकाई, आते हैं। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। तो भारत में ये कहां पे कौन लोग हैं, भारत में कहां पाए जाते हैं? भारत में मध्य भारत की जनजातियां जो हैं, जो मध्य भारत की जनजातियां हैं, वो इसी प्रजातियों का जो है स्रोत मानी जाती है। सिंह भूमि, बिहार के जो हो हैं, हो झारखंड में हो पाए जाते हैं। एक मूवी थी तो एक लड़की हो जनजाति से आती थी, वो शायद क्रिकेट नहीं कोई एक मैच खेलती थी, वो अपना हो करती थी, है ना, वो मुझे मूवी का याद नहीं आ रहा है कौन सा था। तो सिंह भूमि जो है बिहार के जो हो है, विंध्य प्रदेश के जो भील हैं, भील भी इसी से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आते हैं। इनमें कुछ जो है प्रमुख ये जनजातियां हैं। इसके बाद जो है मंगोलाब, क्या है? मंगोलाब। मंगोलाब प्रजाति एशिया की एक मूल प्रजातीय समूह है, एशिया के। इनमें उत्तरी और पूर्वी एशिया के लोग जो है शामिल हैं, उत्तरी एशिया और पूर्वी के। उदाहरण के तौर पे आप देखो कि अगर आप पूरा एशिया समझ पा रहे होंगे तो पूर्वी में क्या आ गया है आपका, जापान वगैरह, बर्मा, एस्किमो वगैरह आ गया। उत्तरी में आपका जो है चीन वगैरह आ गया। यहां सभी अमेरिकी भारतीय इसी प्रजाति में आते हैं, सभी अमेरिकी भारतीय मंगोलाब प्रजाति से आते हैं। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जो जनजातियां हैं, जैसे कि लद्दकूपाल, ये जो मंगोलाब समूह के हैं, मंगोलाब प्रजाति से थोड़ा ही अंतर जो है ये रखने वाला एक दूसरा प्रजाति समूह है, ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है। और भारत में जो मंगोलाब प्रजातीय संरचना का सबसे बेहतरीन उदाहरण है वो मिकिर बोडो समूह है। इसकी जनजातियां और आगामी जो नागा हैं वो मंगोलाब है। ठीक है, अगला है भैया भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय ये भूमध्य सागरीय प्रजाति जो है भारोपी समूह की शारीरिक विशेषता से जुड़ी हुई है। भारतीय और यूरोपीय, भारोपी यानी भारोपी मतलब भारतीय और यूरोपीय। तो ये जो भारोपीय समूह, तो यह है इनका जो है यह सफेद रंग वाली प्रजाति है। मध्यम या नाटा कद, बहुत लंबे नहीं होते हैं, नाटे कद के होते हैं। दुबला शरीर होता है, लंबा सिर होता है और इनकी जो कपालिक नाप है वो 75 सेंटीमीटर से कम है। सिर की अधिकतम लंबाई की तुलना में अधिकतम जो गहराई से जो है 100 गुना अनुपात है। गहरा रंग इनकी शारीरिक विशेषता है, गहरे रंग के होते हैं। एक है पश्चिमी लघु कपाल। भाई पश्चिमी लघु कपाल में जैसे कि अगर हम बात करें तो 3 उप समूहों में ये विभाजित है। अल्पिनॉइड, डेनरिक, आर्मेनियाई। इसके साथ साथ अगर आपको पश्चिमी लघु कपाल के बारे में, तो ये उप समूह है भाई। अल्पिनाइट के बारे में थोड़ा सा सुन लो कि गुजरात में जो बनिया जाति के लोग हैं और बंगाल में जो कायस्थ हैं वो इसी समूह की तरह देखने को मिलते हैं। इनकी शारीरिक विशेषता में इनका जो चौड़ा सिर होता है, इनका कद बहुत न छोटा होता है न बहुत अधिक, मध्यम कद होता है, हल्के रंग की त्वचा होती है। फिर होता है कि डेनरिक।
डिनरिक जो होते हैं ये चौड़ा सिर, लंबी नाक और लंबा कद, त्वचा का गहरा रंग इनकी विशेषता है। यह है उप समूह बंगाल के ब्राह्मणों के जो है अब्राह्मणों में देखा जाता है। अगला है आर्मीनियाई तुल्य, आर्मिनॉइड। इनकी शारीरिक विशेषता डिनरिक की तरह है। इनके सिर का पिछला भाग ज्यादा ही जो है चिन्हित और नाक उभरी हुई पतली हुई होती है। बंबई की पारसी उपप्रजाति में यह विशिष्ट लक्षण देखा जा सकता है, जो पारसी है बंबई की। अगला आप देखोगे नार्डिक। ये जो नार्डिक है ना, नार्डिक प्रजातियां वे हैं जिनमें लंबा कद, लंबे होते हैं, लंबा सिर, चमड़े और बाल का रंग हल्का, नीली आंखें। ये प्रजातियां यूरोप की जो है स्कैंडिवियन है, जैसे स्कैंडिवियन 3 देश आते हैं जो स्कैंडिविनियाई जो कंट्रीज हैं। डेनमार्क आता है, ये कई बार पूछा गया यूपीएससी में। स्वीडन आता है, आइसलैंड आता है। इन देशों में पाई जाती हैं, नीले रंग की आंखें होती हैं। भारत में वे जो है उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में, विशेष करके पंजाब, राजपुताना में पाई जाती हैं। और चित्राल के खो, रेड, कॉफिर, खतास वो इसी प्रजाति से आते हैं। तो भाई नार्डिक प्रजाति के लोग भारत के मध्य एशिया से होते हुए शायद ये दक्षिण पूर्व रूस और दक्षिण पश्चिम साइबेरिया से आए, ये कहा जाता है सामान्यतया। तो ये आपने देखा कि भाई हमने जो है प्रजाति विविधता भी देख लिया, भौगोलिक विविधता को डिटेल में पढ़ा, प्रजाति विविधता भी देख लिया। अब भाषाई विविधता भी तो पढ़ना है। भाषाई विविधता, भाषाई विविधता। भारत में भाषाई विविधता अन्य समाजों की तुलना में ज्यादा है। सर्वप्रथम जीए जो है ग्रियर्सन ने इस तथ्य का पता लगाया कि भारत में करीब 179 भाषाएं और 544 बोलियां बोली जाती हैं। इतनी ये भाषाएं, इन्होंने कहा भाषाएं और ये बोलियां। आपने सुना होगा कि मील मील पर पानी बदले, 10 मील पर बानी बदले। 1 मील चलोगे तो पानी बदल जाता है, और 10 मील चलते हो, एक कहावत है, तो बानी, भाषा बदल जाती है। सबसे पहले किसने भैया ये जो है भाषाएं इतनी बताया और बोलियां इतनी बताया, जो है जीए ग्रियर्सन, इन्होंने। दूसरी ओर वहीं 1971 की जनगणना में एक रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि भाई 1652 भाषाएं रिपोर्ट करी गई, मातृभाषा के तौर पे बोली जाती हैं, और यह सभी भाषाएं समान तौर से भारत में सब जगहों पर नहीं बोली जाती। इनमें से कुछ जनजातीय भाषाएं कुल जनसंख्या के 1% से भी कम लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। तो स्पष्ट तौर पे भारत में अत्यधिक भाषाई विविधता है, आप देख सकते हैं। वहीं हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि भाई भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 22 भाषाएं ही है सूचीबद्ध है, और इन भाषाओं में जैसे कि मैंने नाम भी बताया था कि असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, उर्दू, हो सकता है 1-2 रह गई हूं, जितनी मुझे याद है सब, लेकिन 1-2 हो सकता है रह गई हूं, तो ध्यान रखना 22 भाषाएं। 22 भाषाओं में हिंदी हमारी जो है कुल जनसंख्या के करीब 29.65% व्यक्तियों के द्वारा बोली जाती है। बांग्ला, तेलुगु और मराठी प्रत्येक लगभग जो है 8-8% के आसपास, तमिल और उर्दू लगभग 6.5% या 7% के आसपास। नहीं, तमिल जो है करीब करीब जो है बोली जाती है 6.5% के 7% लगभग, और 5.5% के आसपास उर्दू बोली जाती है। बाकी शेष भाषाएं जो है 5% से कम जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है। तो संवैधानिक मान्यता प्राप्त जो भाषाएं 2 भाषा परिवारों की हैं, एक भारतीय आर्य और द्रविड़।
मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, चार प्रमुख जो है द्रविड़ भाषाएं हैं। आर्य परिवार की भाषाएं भारत की कुल जनसंख्या के 75% व्यक्तियों के द्वारा बोली जाती हैं, जबकि द्रविड़ परिवार की भाषाएं 20% जनसंख्या के द्वारा बोली जाती हैं। तो इस भाषाई विविधता के होते हुए भी हमारे बीच जो है हमेशा एक संपर्क भाषा रही है। समय समय पर इसमें विभिन्नता जो है भिन्नता पाई जाती है रही है। और प्राचीन काल में संस्कृत संपर्क भाषा थी, जो कि मध्यकाल में अरबी, फारसी, वर्तमान समय में हमारे बीच जो है हिंदी और अंग्रेजी राजकीय भाषाएं रही हैं। तो आपने भाषाई विविधता भी देख ही लिया। थोड़ा सा धार्मिक विविधता भी देखने को बनती है। धार्मिक विविधता, धार्मिक विविधता देखो भाई, भारतीय समाज की पहचान धार्मिक बहुलवादी समाज के तौर पे करी जाती है और यह अनेक जो है धर्मों की भूमि रही है। यहां पर अलग अलग धर्मों और मतों के अनुयायी मिलते हैं। साथ ही आप देखोगे कि विशेषता, इसकी कुछ खास विशेषता रही है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सभी धर्म हैं। हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू समुदाय कुल जनसंख्या का, अगर हम हिंदू समुदाय की बात करें, कुल जनसंख्या का करीब 80.5%। कितना? 80.5%। दूसरे नंबर पर जो है इस्लाम धर्म, इसके मानने वाले करीब 13.4%। ये 2011 के सेंसस की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद जो है ईसाई धर्म, फिर सिख धर्म जो है, सिख धर्म, फिर आपका आता है बौद्ध धर्म और फिर आता है आपका जैन धर्म। ये तो जो ईसाई धर्म है वो 2.3% है। सिख हैं जो है वो 1.9% है। ईसाइयों से सिख कम है। जो बौद्ध हैं वो 0.8% है और जो जैन है वो 0.4% है। कुछ कम अनुयायी हैं जिनके जैसे यहूदी है, पारसी है, वहाई है, ये भी धर्म है, ऐसी बात नहीं है, भारत में ये धर्म भी है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक धर्म के अंतर्गत अनेक धार्मिक संप्रदाय हैं। उदाहरण के तौर पे आप समझो कि हिंदू धर्म में कई सारे संप्रदाय हैं, जिसमें शैव, शाक्त, वैष्णव, ये सभी संप्रदाय हैं। इसके अलावा जो है धार्मिक पुनरुद्धार आंदोलन से भी उत्पन्न कुछ संप्रदाय हैं, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन। विगत दिनों में राधा स्वामी, साईं बाबा जैसे कुछ नए जो है पंथ उत्पन्न हुए। और उसी प्रकार से जो है इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी, सिख धर्म में नामधारी, निरंकारी, जैन धर्म में दिगंबर, श्वेतांबर, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान, ये बटे हुए। हिंदू और मुस्लिम भारत के जो है प्राय सभी नगरों में पाए जाते हैं लगभग। अन्य अल्पसंख्यक जो है धर्मावलंबियों के जो है अपने अपने विस्तार क्षेत्र हैं। दक्षिण भारत के 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्व के नागालैंड, मेघालय राज्यों में ईसाई धर्म की जो है बहुत मजबूत स्थिति है। सिख मुख्यतः पंजाब में जो है, बौद्ध महाराष्ट्र में और जैन जो है महाराष्ट्र, गुजरात में। तो लगभग आप देखोगे पूरे जो अधिकांश जो देश के जो शहरी क्षेत्र हैं यहां पाया जाता है। जाति विविधता की अगर हम बात करें, धार्मिक विविधता आपने देखा, जाति विविधता, जाति शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। कभी कभी वर्ण के अर्थ में और कभी कभी जो है जाति के अर्थ में।
जाति के अर्थ में। वर्ण से कार्य विभाजन के वर्गीकरण के आधार पर भारतीय हिंदू समाज के 4 भागों में विभाजन का पता चलता है। मैंने पहली क्लास में सोसाइटी के ये बताया था। ये 4 वर्णों में मैंने आपको क्लासिफाई करके कि ब्राह्मण, मैंने एक बढ़िया सा आदि पुरुष का चित्र बनाया जो कि वो आदि पुरुष कहीं से नहीं लग रहे थे। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इनमें जो है इनके कार्य जो हैं, इनका जो कार्य है, जैसे कि मैंने बताया कि ब्राह्मण का कार्य जो है टीचिंग एंड प्रीचिंग, पठन पाठन। क्षत्रियों का कार्य जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, प्रतिरक्षा, और जो है वैश्यों का व्यवसाय, और जो शूद्र हैं ये इन तीनों जो वर्णों को अपनी सेवा देना। तो अपने अपने विशिष्ट व्यवसाय हैं। ये वर्ण का जो है सोपानात्मक संगठन संपूर्ण भारत में मान्य है। वहीं जाति जो है एक वंशानुगत अंतर्विवाही परिस्थिति का समूह है और इसका एक विशिष्ट पारंपरिक पेशा होता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जाति व्यवस्था का प्रचलन केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है। जातिगत विचारों की मान्यता मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है अन्य समुदायों में भी पाई जाती है। जब सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो है बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक पर कैसे प्रभाव पड़ता है। जब आपको सेकंड पेपर और सेकंड पेपर के साथ जो है हम AR देसाई की कुछ जो है रिसर्च देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा। तो भारत में हिंदू धर्म बहुसंख्यक होने के चलते इसके जो अल्पसंख्यक जो धर्म है उन पर जो है खूब असर पड़ा और जाति वहां पर भी बट गई। ठीक है, देखो इस्लाम में, ईसाई में, यहां कोई जातियां नहीं है कोर रिलीजन में, लेकिन हुआ क्या कि भारत में जो है हिंदू धर्म बहुसंख्यक होने के चलते ये जो है जातियों में यहां पर भी एक तरीके से जातियों में जाति देखने को मिली। मुस्लिम में आपने देखा होगा कि कई, मैं आपको बता दूं उदाहरण, आपने सुना होगा कि मुस्लिम में जैसे हो गया सैयद, मुगल, पठान, शेख, ये समूहों में विभाजित किया गया। इनके अतिरिक्त मुस्लिमों में जो है और भी हैं, तेली, धोबी, दर्जी, ये जातियां भी पाई जाती हैं। और इसी प्रकार भारत में ईसाइयों की भी जो जातिगत जो चेतना, कोई नई बात नहीं समझी जाती, क्योंकि भारत में एक बड़ी संख्या में हिंदू धर्म में जो है धर्म परिवर्तन करके लोग ईसाई भी तो बने हैं। तो इन ईसाइयों ने अपने बीच जो है जाति व्यवस्था की भावना को किसी सीमा तक बनाए रखा है। और सिखों में भी अनेक जातियां हैं, इनमें जाट सिख, मजहबी सिख, ये सभी शामिल है। तो ये चीजें देखने को मिलती है। जननांकीय विविधता भी है। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो है ही, साथ ही अत्यधिक जननांकीय विविधता संपन्न भी है। वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या बढ़कर के करीब 125 करोड़ यानी 121 करोड़ हो गई। भारत की जनसंख्या अब अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान की कुल जनसंख्या के बराबर है। देश में महिलाओं की कुल जनसंख्या 48 करोड़ 64 लाख के आसपास और वहीं पुरुषों की जनसंख्या 62 करोड़ 37 लाख के आसपास। देश की कुल जनसंख्या में 16.49%, उत्तर प्रदेश में जो है आपका 9.29%, मतलब उत्तर प्रदेश में आपका 16.49%, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में 9.29%। इसके साथ साथ कुछ अलग स्टेट हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में करीब 7% के आसपास, 7.5% जो है वेस्ट बंगाल में तीसरे नंबर पर, और कुछ और राज्य हैं जो यहां पर ये देखने को मिलता है। भारत की जनसंख्या में 18 करोड़ की जो है पिछले दशक में, विगत दशक के तुलना में जो है वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से पुरुषों की जनसंख्या में 17%, तो महिलाओं की जनसंख्या में 18% की वृद्धि 2001 से 2011 के दौरान हुई।
जनसंख्या 2011 के अनुसार इस वर्ष जो है भारत का कुल लिंगानुपात 933 से बढ़कर के 940 हो गया, जो कि वर्ष 1961 के बाद भी सबसे ज्यादा रहा। तो भाई आपने देखा कि कितनी विविधता है, फिर भी विविधता में एकता। भारतीय समाज बहुलवादी विविधतापूर्ण होने के साथ साथ एक विशिष्ट पृथक स्वरूप लिए हुए है। इसका कारण भारतीय समाज की वे विशेषताएं हैं जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को एकता के सूत्र में जोड़ती हैं और ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय समाज का विकास अस्तित्व की उस भावना के साथ हुआ है जो पृथकता, विशिष्टता, स्वायत्तता को स्वीकृति देती है, साथ ही साथ समन्वयता, सहकारिता की भावना के साथ लोगों को परस्पर जोड़े रखती है। और इस प्रकार भारतीय समाज में उपस्थित विविधता के तत्व ही जो है एकता, एकीकरण की पृष्ठभूमि बनाते हैं। विविधता में एकता की इस व्यवस्था को हमने कई ऐसे उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि भाई भौगोलिक विविधता के साथ जो एकता आपने देखी, धार्मिक विविधता के साथ आपने एकता देखी, जातिगत विविधता के साथ आपने एकता देखी, भाषाई विविधता के साथ आपने जो एकता देखी, राजनीतिक विविधता के साथ आपने जो एकता देखी, जननांकी विविधता के साथ जो आपने एकता देखी, प्रजाति विविधता के साथ जो आपने एकता देखी, तो ये चीजें रही। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपका, जो चौथा हमारा सोसाइटी का लेक्चर होगा। तो भारतीय समाज, उसकी विशेषताएं हमने देख लिया। कल हम भारतीय समाज और महिलाओं की स्थिति पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।